प्रिय विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मौर्य कला का उद्गम। मौर्य कला कालीन कला राजकीय और लोक कला दोनों थोड़ा सा विद्वानों के बीच विवाद के विषय के रूप में उपस्थित होती हैं, तो जिससे उस पर विद्वानों के विभिन्न विचार आते हैं। तो हम देखेंगे आखिर मौर्य कला का उद्गम कहाँ से हुआ। क्या वो प्राचीन भारत से ही उसके प्रमाण हमको मिलते हैं जो मौर्यों ने अपनाए, अथवा पड़ोस की पश्चिमी सभ्यताओं से, जैसे ईरान की सभ्यता जिसमें दारा महान वगैरह का उस समय शासन था, तो वहाँ पर भी ये चमकदार पॉलिश आदि पाई जाती थी। तो अधिकांश विद्वानों ने ऐसा माना है कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव है, लेकिन कुछ विद्वानों ने उसका विरोध किया और उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मौर्य कला पर स्वदेशी प्रभाव ही है, न कि विदेशी प्रभाव। तो हम दोनों प्रभाव निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही विचार अपनी अपनी जगह पर सही हैं, तो दोनों ही का ही समन्वय हो सकता है। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि मौर्य कला का उद्गम कहाँ से हुआ। तो ये मौर्य युग में जो कला का है वो असाधारण विकास देखने को मिलता है। इसके पहले सैंधव कला में तो कला का विकास देखने को मिला ही था, लेकिन उसके बीज कहीं न कहीं आगे भविष्य में आने वाली सभ्यताओं के लिए अंकुरित हो गए थे, छिप गया था, जिसका प्रभाव हमको मौर्य कला पर के अत्यधिक विकास के रूप में देखने को मिलता है। और कलात्मक अवशेष अशोक के काल के पूर्व या मौर्य काल के पूर्व प्रायः भारत में नहीं मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी और लकड़ी से तब बने होते थे कला के अवशेष और जल्दी ही नष्ट हो जाते थे। और अशोक के समय से मौर्य काल में कला में पाषाण का व्यापक प्रयोग होने लगा था, जिसके कारण हमें कला के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं उस समय की कला के। तो इस मौर्य कला का उद्गम कहाँ से हुआ अथवा उसका स्रोत क्या था, इस विषय में अधिकांश विद्वानों ने विदेशी प्रभाव, विदेशी मत को माना है। उद्गम अर्थात उसका उत्पन्न होना मौर्य कला का। तो अधिकांश विद्वानों ने विदेशी प्रभाव के मत को स्वीकार किया है, और जिनमें और कुछ विद्वान जैसे वस्तुभूषण अग्रवाल, एस.के. सरस्वती आदि वो स्वदेशी प्रभाव के मत को स्वीकार करते हैं। तो पहले हम विदेशी मत को देख लेते हैं। मौर्य कला पर जो विदेशी प्रभाव मानने वाले जो विद्वान हैं, उनमें सबसे प्रमुख नाम है जॉन मार्शल का। और उनके अनुसार जो परखम यक्ष है और सारनाथ के सिंह शीर्षक स्तंभ में इतना अधिक अंतर क्यों है। परखम यक्ष लोक कला का प्रतीक माना जाता है और सारनाथ का सिंह राजकीय कला का प्रतीक माना जाता है, जो अत्यंत ही उच्च कोटि की है, ऐसा माना जाता है। इसका उत्तर उन्होंने दिया है सेनाट द्वारा प्रतिपादित मत का समर्थन करते हुए कहा है कि अशोक के लेख ईरानी हखामशी सम्राटों के लेखों के अनुकरण पर लिखवाए गए। पाटलिपुत्र का मौर्य राजप्रासाद पर्सिपोलिस और सूसा एक भटना के महलों के आधार पर, राजप्रासादों के आधार पर उनकी अनुकृति से निर्मित हुआ, यानी उन्हीं की नकल करके मौर्य ने अपने राजप्रासादों का निर्माण कराया। चमकदार पॉलिश भी ईरानी, जिसको ओप कहते हैं, ईरानी शिल्पियों ने भारतीयों को सिखलाई, ऐसा माना। पशु शीर्षक स्तंभों का निर्माण ईरान के मुरगढ़ घाटी और इस्तक नक्श रुस्तम और पर्सिपोलिस में प्राप्त स्तंभों के अंतर्गत हुआ। यह ईरानी प्रभाव बैक्ट्रिया के सेल्यूकस वंशी राजाओं के शासनकाल में भारत पर पड़ा। तो ईरानी और यूनानी प्रभाव, दोनों प्रभाव को ये विद्वान मानते हैं। स्पूनर भी मौर्य राजप्रासाद स्तंभों और उनकी चमकदार पॉलिश पर ईरानी प्रभाव मानते हैं। पर्सी ब्राउन के अनुसार इस बात के लक्षण हैं कि मौर्य युगीन पर भारतीय कला की दृष्टि प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रारंभ से ही अपने से अधिक उन्नतिशील सभ्यताओं पर लगी हुई थी। बाहरी सभ्यता थी, जो कि पश्चिमी से बाहरी सभ्यता थी, तो उन पर इनकी नज़र लगी हुई थी और उन्होंने वो पूरी नकल अपने कला में उतारी, ऐसा मानना है स्पूनर का, पर्सी ब्राउन का। स्मिथ ने भी मौर्य कला को ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित माना है। यहाँ पर रोलैंड का कथन है, रोलैंड नामक विद्वान का कथन है कि मौर्य कला का अधिकांश विदेशी प्रभाव से प्रभावित है। ईरानी कलाकारों ने अशोक के स्तंभों का निर्माण किया था, अर्थात ईरान से कलाकार बुलाए गए होंगे जिन्होंने अशोक स्तंभों का निर्माण कराया। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार
अशोक के स्तंभों का निर्माण भारत में बसे ईरानी कलाकारों ने किया था। तो इन सभी विद्वानों के कथनों के आधार पर ये निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मौर्य कला ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित थी। मौर्य राजप्रासाद सूसा, एकबटना और पर्सिपोलिस के अनुकरण पर बने। अशोक के अभिलेखों पर डेरियस के अभिलेखों का, अर्थात डेरियस दारा महान को कहते हैं, उसके अभिलेखों का प्रभाव है। चमकदार पॉलिश भी ईरानी भवनों के पर प्राप्त होने वाली पॉलिश के ही समान है। और स्तंभ और उसके शीशों पर प्राप्त होने वाले पशुओं की आकृति पर ईरानी अथवा यूनानी प्रभाव है। स्तंभ के ऊपर जो कमल की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं अशोक स्तंभ पर, वह कमल की पंखुड़ियाँ न होकर ईरान की घंटाकृति है, ऐसा विद्वान मानते हैं। राजाश्रय में जन्मी मौर्य कला, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक ने इस कला को आश्रय दिया था, तो ये राजाश्रय में जन्मी थी मौर्य कला का, और ये मौर्यों के साथ समाप्त भी हो गई। तो ये कह रहे हैं कि उसी समय समाप्त हो जाना इस तर्क को बल प्रदान करता है कि मौर्य कलाकृतियों का निर्माण विदेशियों ने किया अथवा उनसे शिक्षित या विदेशियों द्वारा पढ़ाए गए भारतीय कलाकारों ने किया होगा। भारत के ईरान और यूनान के साथ जो सांस्कृतिक संबंध थे वह मौर्य काल से पहले से ही चले आ रहे थे, तो इसका फायदा मौर्य सम्राटों ने उठाया अवश्य ही। ऐसा विदेशी मत के प्रभाव के सभी विद्वान, चाहे स्पूनर हो, रोनाल्डो हो, मार्टिमर व्हीलर हो, जॉन मार्शल हो, पर्सी ब्राउन हो, सभी का ये मानना है। अब हम दूसरे मत को देख लेते हैं जिसे हम स्वदेशी मत का प्रभाव मानते हैं। इस मत के प्रतिपादक जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर SK सरस्वती आदि हैं। इन्होंने विदेशी प्रभाव के मत को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि मौर्य राजप्रासाद का जो वास्तु विन्यास है, शिल्प और चमक सभी भारतीय परंपरा के अनुकूल हैं। मौर्य काल से पूर्व की पाषाण कला का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि चमकदार पॉलिश भारत में पहले से नहीं थी। उन्होंने महाभारत में इस चमक या प्रभा का वर्णन भी किया है। इस प्रकार की चमक से भ्रम में पड़कर लोग जल को स्थल और स्थल को जल समझ लेते थे। हम जानते हैं कि महाभारत में जब पांडवों को देश निकाला दुर्योधन ने दे दिया था, तो उन्होंने खांडवप्रस्थ में अपना महल बनवाया था और वहाँ पर निमंत्रण भी दिया था समस्त कुरु परिवार को, और सभी लोग आए थे। और वहाँ पर दुर्योधन को ये भ्रम हो गया था कि जहाँ पर जल नहीं था वहाँ पर उसे लगा कि जल है, और उसने अपनी धोती ऊपर उठाई थी ताकि भीगे ना, और जहाँ पर स्थल था वहाँ पर वास्तव में जल था, लेकिन वो स्थल का आभास दे रहा था और वहाँ पर वो भीग गया था, जिसे देखकर द्रौपदी को हंसी भी आ गई थी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि यही घटना ही उसके हंसने के कारण, या द्रौपदी ने कोई व्यंग्यात्मक वाक्य भी बोला था उसके लिए कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो इसी से फिरकर महाभारत के बीज यहीं पर युद्ध के बीच पड़ गए थे, ऐसा माना जाता है। तो इस चमक का वर्णन, प्रभा का वर्णन महाभारत में मिल तो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ईरानी स्तंभों और मौर्य पाषाण स्तंभों में भी पर्याप्त अंतर है। ईरानी स्तंभों का निर्माण जो है वो भवनों की छतों को सहारा देने के लिए या छतों को आधार प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, जबकि मौर्य स्तंभ स्वतंत्र रूप से निर्मित है। वो किसी बरामदे या महल या भवन के के आधार के रूप में नहीं प्रयोग किए गए, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से मैदान में खड़े हैं। ईरानी स्तंभ चौकी या कुंभी पर खड़े हुए हैं, जबकि मौर्य स्तंभ इसके विपरीत सीधे जमीन में भूमि पर खड़े हुए हैं। ईरानी स्तंभों का निर्माण अनेक पाषाण खंडों को अर्थात अनेक पत्थरों को जोड़ जोड़ कर किया गया है, जबकि मौर्य स्तंभ एकाश्मक हैं, अर्थात एक ही पत्थर से पूरी की पूरी अशोक की लाट जड़ से लेकर ऊपर तक, केवल जहाँ पर कलाकृति बनी है ऊपर शीर्ष उसको छोड़कर बाकी की पूरी लाट उनकी चिकनी और एक ही पत्थर को काटकर चुनार के बलुए पत्थरों से ये निर्मित हुए थे। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई जोड़ नहीं पड़ा है कि जोड़ जोड़कर स्तंभों का निर्माण पत्थरों को खंभा खड़ा कर दिया गया, जबकि मौर्य स्तंभ जोड़ जोड़कर बनाए गए हैं। अत्यंत प्राचीन काल से ही और जो शीर्षस्थ पशु हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके अंकन में भी मौर्य कला विदेशी प्रभाव से मुक्त है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि प्राचीन काल से ही स्तंभों पर गरुड़ ध्वज, मकर ध्वज, वृष ध्वज, मकर तार मगरमच्छ की उसमें आकृति, वृष ध्वज अर्थात बैल की आकृति, गरुड़ ध्वज अर्थात गरुड़ पक्षी की आकृति, दो विष्णु का
चिन्ह माना जाता है। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, उसका चिन्ह माना जाता है। आदि की कल्पना भारत में की जाती रही है। मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर अंकित पशुओं की आकृति के संबंध में वैदिक तथा पौराणिक मान्यता है कि गज, वृषभ, सिंह और अश्व क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा के प्रतीक हैं। इनसे संबद्ध दिशाओं से संबंध हैं ये पशु। रॉकलैंड ने पशुओं को बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से भी संबद्ध किया है। उनके अनुसार हस्ती जो हाथी है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। हम जानते हैं कि उनकी माता महामाया ने एक सफ़ेद 6 दांतों वाले हाथी को अपने पेट में प्रवेश करते हुए स्वप्न में देखा था, तभी महात्मा बुद्ध का आगमन उनके गर्भ में हुआ। और सिंह जो है बुद्ध के शाक्य सिंह होने का, अर्थात क्षत्रिय वंश में शाक्य क्षत्रिय लोग सिंह नाम आज भी उपनाम धारण करते हैं, तो शाक्य सिंह होने के कारण सिंह का प्रतीक बनाया गया। वृषभ उनकी राशि थी, यानी वृषभ राशि में उनका जन्म हुआ था, तथा अश्व उनके महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। हम जानते हैं कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने छंदक नामक सारथी को लेकर एक अश्व से रथ जुतवाकर और उससे वो नगर से बाहर अश्व पर बैठकर ही बाहर आए थे और फिर उन्होंने उसको वापस कर दिया था। तो अश्व उनके घर छोड़ने का प्रतीक, महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक बना। ईरानी स्तंभों के शीर्षस्थ पशुओं का मुख जो है वो मानवाकृति है, अर्थात अगर शरीर सिंह का है या वृष का है तो उसका चेहरा मनुष्य का बनाया गया है, जबकि अशोक के स्तंभों में ऐसा नहीं है, वो उसमें पशु का शरीर है तो पशु का ही मुख बनाया गया है। और उसके ऊपर उस मानवाकृति मुख के ऊपर ईरान में उल्टा कटोरा सा रखा हुआ है जिसे उन्होंने घंटाकृति कहा है, जिसके अगल बगल 2 बेलन और लोढ़ों का भी अंकन किया गया है। चौकी के अलंकरण में भी मौर्य और हखामशी कला में पर्याप्त अंतर दिखलाई पड़ता है। स्तंभों के ऊपर कमल पंखुड़ियों की आकृति को ईरानी घंटाकृति समझना भी भ्रामक है। यह कमल भगवान विष्णु के निवास स्थान आकाश का प्रतीक है, आकाश का द्योतक है। प्राचीन भारतीय कमल की पंखुड़ियों को उषा सुंदरी के वस्त्र अथवा उदित होते हुए सूर्य का प्रतीक मानती है। जो प्राचीन भारतीय साहित्य परंपरा है वो कहती है कि कमल जो है वो आकाश का प्रतीक है, जहाँ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं आकाश में, और उसकी जो लाली है कमल की वह उषा सुंदरी अर्थात सूर्योदय के ठीक पहले जब आसमान लाल होता है उसका प्रतीक माना गया है, सूर्योदय के पहले का। अब यहाँ पर स्टेला क्रैमरिश और एस.के. सरस्वती आदि कलाविदों ने सैंधव कला को मौर्य कला का प्रेरणा स्रोत मानने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मौर्य कला का जो प्रेरणा स्रोत है वो सिंधु घाटी की कला हो सकती है, क्योंकि वो हमारे देश की कला है। उन्होंने अशोक के स्तंभों पर प्राप्त होने वाले पशुओं और सैंधव पशुओं की आकृति में साम्यता बताई है। जैसे कि हम जानते हैं कि सैंधव काल में भी खासतौर पर वृषभ का अंकन बहुत ज़्यादा हुआ, एक श्रृंगी पशु का अंकन हुआ, बाघ, भैंसा, हिरण आदि का, हाथी आदि का भी अंकन सैंधव कला में खूब होता था। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य ये जो सैंधव कला का प्रभाव था इसके बीज कहीं छुपे हुए थे जो मौर्य कला में आकर दोबारा से प्रस्फुटित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो विशेषकर वृषभ के अंकन में दोनों में पर्याप्त समानता दिखलाई पड़ती है। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष रूप में हम देखें, हमारे पास 2 मत हैं, विदेशी मत और स्वदेशी मत। मौर्य कला के उद्गम से संबंधित दोनों मतों को स्वीकार करने पर स्पष्ट होता है कि कुछ अंशों में मौर्य कला विदेशी प्रभाव से युक्त होने पर भी भारतीय है, क्योंकि उसमें तत्व अगर उसने थोड़ा बहुत कहीं विदेशियों से प्रेरणा ली भी होगी तो उसमें उसको भी उसने अपने भारतीय परिवेश में ढालकर भारतीय परंपरा के अनुसार बनाया है। तो छात्रों, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग और मित्रों सभी तो आप लोग इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और वॉच टाइम बढ़ाइए, ताकि मुझे भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।